स्टूडेंट्स, इन आवर न्यू क्लास। तो अपनी जो यूनिट चल रही थी वो चल रही थी करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं वो करेंगे आज हम ईएमएफ। ईएमएफ की जो फुल फॉर्म होती है बेटा वो क्या होती है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक प्रकार से आप इस वर्ड को मिसनोमर वर्ड भी बोल सकते हो, क्योंकि इसके नाम को पढ़ के हमें ऐसा फील होगा कि ये किसी प्रकार के फोर्स की बात कर रहा है, बट एक्चुअल में ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ना होके ये क्या है, किसी सोर्स ऑफ एनर्जी के द्वारा यूनिट चार्ज को एक सर्किट के अंदर कंप्लीट लूप अगर उसका कंप्लीट करवाना, मोशन उसकी कंप्लीट करवानी है, तो उस मोशन को कंप्लीट करवाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया जाएगा उस वर्क डन को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे। ठीक है, ईएमएफ कहेंगे। अब क्या होता है इसके अंदर, आज हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे सेल की कंस्ट्रक्शन वर्किंग कैसे होती है। तो एक्चुअल में ये जो सेल का टॉपिक है ये होता तो केमिस्ट्री का है, बट यहाँ पे हमारी कुछ टर्म्स आएंगी तो उनके लिए जैसे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। हालांकि इसकी जो कंस्ट्रक्शन वर्किंग है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट उस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को अगर आपने अच्छे से क्लियर करना है तो हम हल्की सी डिटेल लेके चलेंगे किसकी? सेल की कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, तो हम ये भी देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ये कहाँ से आता है। चार्ज को कंप्लीट सर्किट कंप्लीट करवाने के लिए जो एनर्जी मिलती है वो कहाँ से और कैसे मिलती है, तो वो देखते हैं अब हम। ये जैसे हमने क्या ले लिया, एक बीकर ले लिया, आपने पढ़ भी रखा होगा केमिस्ट्री में। और जैसे इसके अंदर हमने क्या ले लिया है, ये H2SO4 का एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंसीडर कर लिया हमने इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या लिया है, ये एक जिंक की रोड कंसीडर कर ली। अब ये H2SO4 का सॉल्यूशन है, तो यहाँ से जो SO4 आयंस है बेटे, जो SO4 आयंस हैं वो H2 से दूर होके किसकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे? किसके साथ कंबाइन होने की कोशिश करेंगे? जिंक के साथ कंबाइन होने की कोशिश करेंगे, जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन करेंगे। तो ऐसा क्या होता है कि वो H2 को छोड़ करके, H2 से वो दूर जा करके जिंक के साथ कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं? तो इसके लिए आपको पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती थी अपने पास, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था? K1 Q2 बाय R, यही होता था ना। तो K1 Q2 बाय R। अब आपको ये भी पता है कि इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का ये रूल है कि हर कोई ऑब्जेक्ट, हर कोई चीज क्या करना चाहती है, उस स्टेज में रहना चाहती है जिस स्टेज में उसकी एनर्जी कम से कम एक्सपेंड हो, लोवेस्ट एनर्जी लेवल पर वो अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करती है। ठीक है, तो जब वो H2SO4 के साथ है, तो K1 Q2 बाय R जब हम करेंगे तो उसका हम मान लेते हैं कितनी आ गई, मान लेते हैं 150 जूल एनर्जी हमने इसकी कंसीडर कर ली। ठीक है, माइनस पोटेंशियल एनर्जी किसके अंदर आती है? माइनस में आती है। ठीक है, अब जब वो SO4 आयन हाइड्रोजन के साथ डिस्कम्पोज होके हाइड्रोजन से दूर जाके उसके साथ बॉन्डिंग हटा देते हैं और किसके साथ कंबाइन होते हैं? जाके जिंक के साथ होते हैं, तो वहां पे जो उसकी एनर्जी है वो और भी ज्यादा कम हो जाएगी। कम कैसे होगी? क्योंकि आपको पता था इसका फॉर्मूला क्या था, K1 Q2 बाय R। अब ये जो R है, ये R क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। R की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा। और हाइड्रोजन की कंपैरिजन में जो एक चार्ज आएगा वो किसकी, कौन आएगा? जिंक आएगा। और हाइड्रोजन के कंपैरिजन में जिंक का चार्ज भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो ये वैल्यू अब ज्यादा आएगी, लेकिन आगे साइन कैसा रहेगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव में अगर वो ज्यादा हो रही है तो एक्चुअल में वो क्या आ जाएगी? आपकी कम ही वैल्यूज आएगी। एक्चुअल में क्या हो जाएगी? कम ही वैल्यू होगी ना वो। तो अब इसका मतलब जो SO4 आयन है, जब वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ के रह रहे थे उस टाइम पर वो इतनी एनर्जी ले रहे थे, और जब वो इसके साथ आएंगे, जिंक के साथ आएंगे, तब उनकी एनर्जी कम हो रही है। तो वो अब किसके साथ रहना पसंद करेंगे? इसका मतलब वो SO4 आयन से जिंक के साथ कॉम्बिनेशन बनाना पसंद करेंगे। ठीक है, अब SO4 यहाँ पर कब आ सकता है? आपको पता है जब ये H2SO4 क्या होगा? डिस्कम्पोज होगा, टूटेगा ये, तो ये किस किस के अंदर होगा? SO4 आयंस, SO4 2 नेगेटिव और H पॉजिटिव आयंस के अंदर ऐसे टूटेगा ना ये। तो अब ये SO4 आयन जिंक के साथ कंबाइन कब हो सकता है? जब जिंक क्या बन जाए? Zn2 पॉजिटिव हो जाएगा। जिंक ये पहले किस में है? जिंक में है। जिंक 2 पॉजिटिव जब बन जाएगा उस कंडीशन पर ये SO4 इसके साथ होके कंबाइन हो सकते हैं।
तो अब अपना टारगेट क्या था कि यहाँ से इस जिंक के कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स है अगर हम उनको यहाँ से निकाल देते हैं तो जिंक क्या बन जाएगा, जिंक पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव हो जाएगा और फिर ये SO4 यहाँ पर इजीली आ सकते हैं। तो इसने ये क्या करता है, SO4 के साथ कंबाइन होने के लिए यहाँ के कुछ इलेक्ट्रॉन्स है उनको यहाँ पर रिपेल करके रखता है कुछ इस तरह से। अब जैसे ही इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे जाने का कहीं से भी रास्ता मिलेगा तो ये वहाँ पे जाने के लिए तैयार है बिल्कुल। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कॉपर की एक रोड लगा दी, ठीक है, और इन दोनों को यहाँ से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम स्विच लगा देते हैं और यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया हमने R, ठीक है। अब जैसे सर्किट कंप्लीट हो गया तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेशराइज कर रखे थे इनको जाने का रास्ता मिल गया, जाने का रास्ता मिलते ही जैसे स्विच ऑन करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाते जाते यहाँ का कहाँ आ जाएंगे, इसके ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या था, नेगेटिव था, ये कैसा था, पॉजिटिव था। अब जैसे जैसे इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आते जा रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर चार्ज कैसा आ चुका है, नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन जो आया था ये यहाँ से इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आए हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स ने अगर हाइड्रोजन को ले लिया तो SO4 आयंस यहाँ से रिलीज हो गए। ये SO4 आयंस अब किसकी तरफ जाना चाहेंगे, Zn की तरफ जाना चाहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये साइकिल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आउटसाइड द सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट के अंदर जो चार्ज है वो कहां से कहां जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, और इनसाइड द सर्किट, इनसाइड द सेल कहां से जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रॉन्स का जो ये चार्ज का जो ट्रांसफर है वो। अब इसके अंदर जो हमें फिजिक्स में समझना है, इसकी सेल की कंस्ट्रक्शन वर्किंग डिटेल आपकी आती है केमिस्ट्री के अंदर। हमें जो फिजिक्स में समझना है वो क्या समझना है, यहाँ पे जब ये चार्ज यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, जब वो एक्सटर्नल सर्किट के अंदर जा रहे हैं तो उनको इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है, और जब वो यहाँ से इस टर्मिनल से इस सेल की रोड से इस इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं, तब भी उन्हें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की जो और अदर मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ ये कोलाइड करता हुआ आगे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर भी इसको क्या करना पड़ रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। ये जो चार्ज यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो इसको इनसाइड द सेल जो इस इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको फेस करके तब ये दूसरे इलेक्ट्रोड पर जा पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस काम करता है उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये क्या है अपने पास, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। अब अगर हम यहाँ पर करंट की बात करें तो जो करंट का फॉर्मूला रहेगा वो क्या हो जाएगा, EMF बाय में R प्लस R। एक्चुअल में सर्किट इसका कैसे बनेगा, ये अपने पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है और ये हमने क्या बना दिया, सेल बना दिया, और इस सेल के साथ ही कौन देख हमें साथ में लेके चलना है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल लेके चलना है, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, सेल को रिप्रेजेंट करने का एग्जैक्ट सिंबल हो जाएगा। अब अगर इस सर्किट के अंदर अगर आप करंट की बात करो, करंट को अगर आपने निकालना है तो करंट किसके इक्वल आ जाएगा, EMF E बाय में R प्लस R आ जाएगा, ठीक है बेटे। अब अगर आप यहाँ से इस I इंटू R प्लस आई आर इज इक्वल टू ए, आई आर किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस V के, तो ये V प्लस आई आर इज इक्वल टू E, और V की अगर आपको वैल्यू निकालनी हो तो वो क्या आ जाएगी, E माइनस में आई आर। अब ये V क्या है और E क्या है हमें वो देखना है बेटा अच्छे से। ये E तो क्या है, ये है EMF। EMF मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, का जो करंट होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को चलाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, जिसने इन चार्ज की कंप्लीट सर्किट करवाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, जो वर्क डन करता है, वो कौन है, वो E है, ठीक है। और V क्या है, ये यहाँ पे जो हमने टर्मिनल लगाए हैं, ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगाया था, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V है। R क्या है यहाँ पे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल है, ठीक है। तो यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल और EMF ऑफ ए सेल एंड V, इसमें आपने क्या कर लिया है कि स्टैंडर्ड जो रिजल्ट है वो एस्टेब्लिश कर लिया, ठीक है। अब इस
सिंबल, ये जो आपने रिजल्ट लिया है, इस रिजल्ट के बेसिस पर आप एक क्वेश्चन बता सकते हैं क्या, कि आपने कई बार फील किया होगा घर में कि जैसे हमारा क्या चल रहा है, एक बल्ब ऑन है, ठीक है, बल्ब ऑन है, और बल्ब ऑन होने के बाद आपने थोड़ी देर बाद क्या कर दिया, आपने फ्रीज ऑन कर दिया। तो जैसे आपने फ्रीज ऑन किया तो आप देखोगे कि बल्ब सडनली क्या हो जाता है, डिम हो जाता है लिटिल बिट। तो बल्ब डिम क्यों हुआ है, क्योंकि जब आपने एक बात का और पता है कि जो हमारे घरों में जितने भी कनेक्शन होते हैं बेटा, वो सारे के सारे किस में होते हैं, पैरेलल कनेक्शन में होते हैं, राइट। तो जैसे ही फ्रिज के अंदर से करंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। फ्रिज की अगर करंट की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो यहाँ से जो V की वैल्यू आई है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी आएगी, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में V क्या रहता है अपना थ्रू आउट द होल सर्किट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा पैरेलल के अंदर। तो फ्रिज ने करंट को बल्ब की कंपैरिजन में क्या लिया, ज्यादा लिया है, करंट ज्यादा लिया है, तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो इसलिए हमें एकदम से क्या लगेगा, बल्ब क्या हुआ है, डिम हुआ थोड़ा सा। अगर कोई और आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑन करते हो सडनली, तो आप देखते हो कि जो फैन है, जो बल्ब है, वो सडनली क्या हो जाते हैं, डिम हो जाते हैं, उनकी जो फैन है उसकी स्पीड पे भी आप थोड़ा सा इफेक्ट फील करते हो, ठीक है। तो ये सारा सब कुछ कहाँ से आता है, इस फॉर्मूले से आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं, राइट, ओके। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है R, इंटरनल रेजिस्टेंस R, ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। हाँ, यहाँ पर आप एक बात और कह सकते हो कि मैंने ये पोटेंशियल एनर्जी वाला जो कंसेप्ट बताया था, वो क्या बताया था कि स्टार्टिंग में इसके पास इतनी एनर्जी है, फिर ये एनर्जी इतनी होगी, तो ये जो बीच की एनर्जी गई, मींस जो 50 एनर्जी गई है, वो कहाँ पर गई है, वो एनर्जी ये अब जिंक के साथ रहना पसंद कर रहे हैं ना, तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी किसके अंदर, यहाँ से इस चार्ज को कंप्लीट सर्किट के अंदर मोशन में लाने के लिए, ठीक है। तो ये जो केमिकल एनर्जी थी, ये केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी अपनी, ये केमिकल एनर्जी अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ये केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है। तो ये सेल का फंक्शन होता है, राइट। तो इसके अंदर फिजिक्स के अंदर आपको ये सब कुछ इतनी ज्यादा डिटेल नहीं चाहिए, हमें तो जस्ट ये चाहिए था कि ईएमएफ क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन है, अमाउंट ऑफ वर्क डन है चार्ज को एक सर्किट के अंदर कंप्लीट मोशन करवाने के लिए, यूनिट चार्ज को एक सर्किट के अंदर कंप्लीट मोशन करवाने के लिए जिस वर्क डन की जरूरत होती है उसको मैं क्या कहा था, ईएमएफ। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला था, यहाँ से इसके ऊपर आया, इसके ऊपर आके फिर से ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो गया, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होते इसने रिलीज क्या कर दिया, SO4। तो ये SO4 अब फिर से किसकी तरफ जा रहा है, इसकी तरफ जा रहा है, तो मींस से आपका क्या होगा, सर्किट कंप्लीट हो जाता है यहाँ से, राइट। तो ये था किसके बारे में, सेल के कंस्ट्रक्शन के बारे में। अब हम देखते हैं कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल होता है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आपने पढ़ रखा बेटा क्या, कैपिटल R इक्वल टू रो इनटू में L बाय A, ये पढ़ रखा हमने। तो उसी को आप यहाँ पर भी एडअप कर सकते हो, इंटरनल रेजिस्टेंस के फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल जो हैं वो फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले आप लिखोगे कि यहाँ पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो ये वाला था, तो ये जो R है वो किस बात पर डिपेंड करता है, अगर ये इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में गैप ज्यादा होगा तो इन आयंस को यहाँ से यहाँ तक जाने में ज्यादा कोलिजन्स का सामना करना पड़ेगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो आप लिखोगे गैप बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, गैप बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो गैप है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, गैप ज्यादा है इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, गैप कम है इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब फिर क्या है, एरिया। तो एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स के, अगर एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स क्या होगा, ज्यादा होगा तो इसके क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एरिया ज्यादा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अगर एरिया कम है तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। और किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन।
अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, अगर कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, तो इसके ज्यादा कोलिजन होंगे, ज्यादा कोलिजन होंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर कंसंट्रेशन कम है तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं हम, अगर इसकी कंसंट्रेशन कम है तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इसके नॉर्मल से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल जो है डिपेंड करता है, राइट। अब हम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल का डेरिवेशन करते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ से V = E माइनस में IR आया, ठीक है। डेरिवेशंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, इस रिजल्ट से चलेंगे हम। एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। आपको क्या पता है, V = E माइनस में IR, ये पता है हमें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, IR को इधर ले आते हैं और E माइनस में V कर दिया, ठीक है। अब R I साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, डिवाइड में। अब आपको पता है V = क्या होता था अपने पास बेटा, V = IR होता था, तो I क्या आ जाएगा, V/R आ जाएगा। तो हम इसको रिप्लेस करते हैं, E माइनस V बाय में, इसको मैंने क्या लिख दिया, V/R लिख दिया, ठीक है। V/R लिखा है तो R दो बार बाय में होने से R तो चला जाएगा क्या, ऊपर, और आपसे इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, E माइनस V बाय में V। इस V को हम क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ अलग अलग कर लेते हैं, और इनटू में क्या आ गया, R आ गया, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या आ जाएगा, E/V -1 इनटू में R = स्मॉल r, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। दिस इज योर स्टैंडर्ड रिजल्ट फॉर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, ठीक है। तो ये था नॉर्मल सा डिस्कशन किसके बारे में, ईएमएफ ऑफ ए सेल के बारे में और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल के बारे में, ठीक है। तो फिजिक्स में जो आपको देखना है वो क्या देखना है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, उसका एक्सप्रेशन क्या है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे ग्रुपिंग ऑफ